नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए सभी गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉय के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक टेन्योर में थे और इनके टेन्योर में सिग्निफिकेंट इवेंट्स कुछ ये थे। कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश किया था लोअर कोर्ट्स और एपेलेट कोर्ट्स। परमानेंट सेटलमेंट इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन बिहार एंड बंगाल इन 1793। अब परमानेंट सेटलमेंट को समझने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। 1772 में वेरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 5 ईयर सेटलमेंट, जिसमें 5 साल के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का राइट फिक्स कर दिया था जो भी हाई बिड लगाएगा। पर यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, जिस वजह से हेस्टिंग ने वापस से एनुअल सेटलमेंट का प्रोविजन रिस्टोर कर लिया। पर इन सब के बावजूद एग्रीकल्चर रेवेन्यू इंप्रूव ना हुआ। इसी को सही करने के लिए कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट। अब समझते हैं कि क्या है परमानेंट सेटलमेंट। इसमें भैया जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज द ओनर्स और साथ ही साथ हेरिडिटरी राइट्स भी दे दिए गए जमींदार्स को। पर ये लैंड किस जमींदार को मिलेगा, ये कैसे तय होता था? उत्तर है बोली, यानी कि जो जमींदार जितना ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने का बिड करेगा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, लैंड उस जमींदार को दे दिया जाता था। और जब तक वो फिक्स्ड रेवेन्यू कंपनी को मिलता रहेगा, तब तक लैंड की ओनरशिप उस जमींदार के पास रहेगी। अब जमींदार क्या करते थे कि एक पट्टा डिस्क्राइब कर देते थे अपने लैंड में, जहां पे फार्मर्स अपनी फार्मिंग कर सकते थे और इन रिटर्न वो रेंट प्रोवाइड करते थे जमींदार्स को। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट का पूरा प्रोविजन। पर सवाल ये बनता है कि क्या ये सक्सेस हुआ था? सीधा आंसर है इसका कि परमानेंट सेटलमेंट उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाया था। पर क्यों? देखिए, जमींदारों ने फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखा और जमींदार ने ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट जब कंपनी को दे देंगे तो उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा वो जमींदार के पास आएगा। इस वजह से फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई और बहुत से जमींदार भी बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी सी बड़ी बिड लगाई लैंड की ओनरशिप के लिए और वो रेवेन्यू फिर कंपनी को दे ही नहीं पाए। और एक बड़ा रीजन था परमानेंट सेटलमेंट के फेलियर का, वो था नो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ लैंड्स। मतलब रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया, पर भैया कौन सा लैंड प्रोडक्टिव है और कौन सा नहीं है ये असाइंड ही नहीं किया। अब इन फर्टाइल लैंड्स पे कितनी भी टैक्सेस लगा लो, रेवेन्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लैंड ही फर्टाइल नहीं है। तो इन सब वजहों से परमानेंट सेटलमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे पाया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस कोड इन 1793। इन कोड्स का सिंपल एम था कि लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से डिजाइन किया जाए जो ब्रिटिशर्स के लिए सूटेबल हो, और परमानेंट सेटलमेंट एक मेन सब्जेक्ट था इसका। सिविल सर्विसेज की इंट्रोडक्शन भारत में इन्हीं के द्वारा रखी गई थी और इसी वजह से कॉर्नवालिस को फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट थी वो कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा ही देखी जाती थी। पर कॉर्नवालिस ने इस चीज को चेंज किया और सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किए। अब ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे, इनकी सैलरीज बड़ी अच्छी हुआ करती थी उस जमाने में। इसी की वजह से इंग्लैंड के बहुत से इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग भारत में आके सिविल सर्वेंट की जॉब करना चाहते थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें प्रोविजन ये था कि जितने भी पेजेंट और जमींदार थे उनको सनसेट से पहले सभी रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को दे देने होंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो लैंड पेजेंट या जमींदार से छीनकर किसी और को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बिड लगाएगा। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कॉर्नवालिस के टेन्योर के दौरान हुए थे। उम्मीद है आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।